हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश होंगे और अपने अपने घरों में होंगे और मेरा चैनल पे जरूर पढ़ते होंगे। जो बच्चे क्लास 7th में हैं, एनसीईआरटी सिलेबस में पढ़ते हैं, सीबीएसई में करिकुलम को उनका स्कूल फॉलो करता है, उन सभी बच्चों के लिए मेरी ये चैनल है। और बाकी दूसरे बच्चों के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी का करिकुलम है, उन सभी के लिए मेरा ये सारे कंटेंट है। इन सारे कंटेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उन सभी पॉइंट्स को आप एकत्रित कर सकें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, तभी आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकेंगे। तो बिना किसी रुकावट के हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। इसे लिखा है डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी ने, जिनका जन्म 20 जून 1959 को हुआ है। सबसे पहले हम यतीश अग्रवाल जी के बारे में जानेंगे, वो कौन थे, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। इनका जन्म होता है 20 जून 1559, सॉरी नॉट 1559, 1959। ठीक है, टाइपिंग एरर है। 1959 बरेली उत्तर प्रदेश में इनकी आरंभिक शिक्षा दिल्ली और लखनऊ में हुई। आयुर्विज्ञान के उच्चतर शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, किंग्सवे कैंप टीबी अस्पताल दिल्ली और सफदरगंज अस्पताल से दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इनको उपाधि मिली, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। 1998 में फाउंडेशन फॉर डिटेक्शन ऑफ अर्ली गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जापान के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप और नेशनल कैंसर सेंटर हॉस्पिटल टोक्यो में उच्चतर प्रशिक्षण। विज्ञान परिषद इलाहाबाद से 1999 विज्ञान वाचस्पति डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। संप्रति दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में ये कार्यरत थे। डॉक्टर अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से हैं। सन 1980 में उनके स्तंभ और लेख चिंतन देश के प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी अंग्रेजी दैनिकों और पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते आ रहे हैं। उन्होंने बच्चों, किशोरों और नव साक्षरों के लिए भी प्रचुर रूप से लिखा है और रेडियो टेलीविजन के लिए भी सीरियलों का अभिकल्पन और लेखन किया है। उनके कॉलम स्वास्थ्य सुलझन, गृह शोभा, ओपीडी हिंदुस्तान और सेकंड ओपिनियन हिंदुस्तान टाइम पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रही है। देखो, जब न्यूज़पेपर निकलता है तो उसमें कोई ना तो कोई कॉलम निकलती है, उसमें एडिटोरियल पेज होता है, तो वहां पर इनके ये सारे आपके निकले थे। गृह शोभा में निकला, हिंदुस्तान में निकला, हिंदुस्तान टाइम्स में निकला, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आया। उनके पूरे प्रकाशित कॉलमों में परामर्श, 10 सवाल, स्वास्थ्य परिक्रमा, चेकआउट, एक्सप्रेस, क्रूसेड फॉर हेल्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी बहुत सारी पुस्तकें बेस्ट सेलर साबित हुई और अब हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। उनके कृतित्व के लिए डॉक्टर अग्रवाल भारत सरकार के शिक्षा पुरस्कार 2003, हिंदी अकेडमी साहित्यकार सम्मान 2003, आत्माराम सम्मान 1999, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 1999, मेघनाथ साहा सम्मान 1991, 92, 93 और स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार 94, 95, 97 में अलंकृत किए जा चुके हैं, मतलब उन्हें मिल चुका है। अब ये पार्ट होता है रक्त और हमारा शरीर। रक्त, ब्लड और हमारा शरीर, इन दोनों का हमारे जीवन से, मनुष्य किसी भी प्राणी के जीवन में
ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। रक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम हो गया तो आपको एनीमिया हो सकता है, जिससे आप कमजोर हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, है ना। ब्लड कैसे बनता है? ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। ये किस तरह से आपको बचाता है? आपको कैसे इन्हें गाढ़ा नहीं होने देना है, थिक नहीं होने देना है, नहीं तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। उसी चीजों को बताने के लिए यहाँ पर आपको इस चैप्टर में बताया गया है। हिंदी साहित्य में, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, हिंदी साहित्य की दो विधाएं हैं। एक है आपका गद्य और एक है आपका पद्य। तो ये पाठ गद्य भाग का एक निबंध के रूप में यहाँ पर हमारे निबंध है ये, जो कि हमें बता रहा है रक्त क्या है, हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ, रक्त की क्या भूमिका है हमारे शरीर में। ये सारी चीजें इस पाठ में बताई गई हैं। ये पाठ बहुत छोटा सा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्ञानवर्धक है। इसे स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर सुनिएगा। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान के डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें और एक छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो चेक करना चाहती थी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले लेना, ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया तो दीदी ने कहा, इशारे से कहा कि तुम भी बैठ जाओ। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनीमिया मतलब जहां पर आपके ब्लड की कमी हो जाती है। अनिल ने मन में जिज्ञासा से पूछा, अनिल के मन में जिज्ञासा बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। दूसरा स्लाइड देखो, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण? इसी इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही दिखाई दे रही हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इसकी संख्या लाखों में होती है। यदि 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके साथ ही हमें रक्त लाल रंग नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीनों में के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले, कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में एक बहुत सारे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लड बनाने के कारखाने भी हैं, है ना। तो इसके लिए, और वो कहाँ पर है? आपके जॉइंट्स के बीच में। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन रूप में कच्चे माल की जरूरत होती है। मतलब अगर आप प्रोटीन खाते हो, आयरन खाते हो, विटामिन लेते हो तो उनकी मदद से ये आयरन बनता है।
ब्लड बनता है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सब उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण न करे तो इन कारखानों का आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल सकता। तो जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो आप एक प्रोडक्टिव कुछ आप बना नहीं सकते। इसलिए अगर हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण करना है तो आयरन, कैल्शियम और विटामिन की जरूरत होती है। और साथ साथ में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध, अंडा, ठीक है, और नॉन वेज खाना चाहिए। नतीजा ये होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते रक्त में और अगर आप नहीं खाओगे तो ये ब्लड नहीं बनेंगे, इनकी कमी होती है लाल कणों में। इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने पूछा। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो अनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा पौष्टिक आहार की कमी है। अब पौष्टिक आहार में क्या हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, है ना, पालक खाना है आपको, शिमला मिर्च खाना है, कैबेज खाना है, और कॉलीफ्लावर खाना है, टमाटो खाना है। ऐसे हर एक सब्जी आपको खाना जरूरी है। दूध पीना जरूरी है, एग खाना जरूरी है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण होता है पेट में कीड़े होना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल, खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह जरूरी है कि हम पूरी सफाई को बनाए रखें। उसके लिए हमें क्या करना है, अच्छे से हाथ धोना है और साफ पानी ही पीना है। हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े होते हैं, एक किस्म के कीड़े भी हैं जो जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये अंडे से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे इंटेस्टाइन आंतों में जाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही उपयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात बताई, इंपॉर्टेंट बात बताई आपने, अनिल बोला। पल भर के लिए वो सोच में डूब गया कि बताओ हमें क्या इतना कुछ पता था। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण, बिम्बाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। मतलब बिम्बाणु मतलब प्लेटलेट। अगर आपका प्लेटलेट कम हो जाता है तो क्या होता है, आपको कौन सी बीमारी होती है बताओ। आपका अनीमिया हो जाएगा, फीवर आएगा, है ना। फिर आपको बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, आपका फीवर नहीं उतरता है। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो क्या है बताओ, वो आपके, एक मिनट, अब देखो प्लेटलेट आपका कम रहेगा ना तो आपको मलेरिया भी हो सकता है। मलेरिया का ये सारा चेक किया जाता है कि मलेरिया तो नहीं है ना। आयरन की कमी होगी, फिर से आपको चिकन पॉक्स हो सकता है, साइरोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है। फिर से आपको ठीक है, ये सारी चीजें क्या होते हैं, आपके ब्लड खराब रहेगा तो आपको और सारी प्रॉब्लम होती है। डेंगू हो सकता है, आपको मच्छर के काटने से होता है, लेकिन वो प्लेटलेट कम हो जाता है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसको हम सही करना पड़ता है, उसको दवा लेनी पड़ती है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब सफेद जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो हमारी बॉडी के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करता है, जब रोग रोग के जो अणु होते हैं, कण होते हैं, जब धावा बोलता है तो व्हाइट ब्लड सेल उनसे मुकाबला करता है, जहां तक संभव हो सके भीतर घर हमारे शरीर के अंदर घुसने नहीं देता। संक्षेप में मान लो कि बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करता है। चोट लगने पर रक्त जमाव किया क्रिया में मदद करता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, वो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान जाला बुन देती है। अब देखो ये आपको नहीं खाना चाहिए, मैगी नहीं खाना चाहिए, पिज्जा, बर्गर, कोक, सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, मोमोज, ये सब क्या है आपको नहीं खाना चाहिए। ये सारे आपको जो ये सारे जंक फूड है, आपको अंदर से ये कमजोर बना देते हैं।
अब बिम्बाणु इस जाल में चिपक जाते हैं, दीवार में आई दरार भर जाती है, रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास जाना है और जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए टाँके भी लगाने पड़ते हैं, स्टिचेस लगते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होता है। लेकिन अगर अधिक रक्त बह जाए तो रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने उसको समझाते हुए कहा। और ऐसे समय में व्यक्ति का खून कम आ सकता है। ठीक है, दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ गुणों के आधार पर रक्त के 4 वर्गों में बांटा गया। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करके, मतलब ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है और उसके हिसाब से उसको रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले नहीं, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति में ब्लड बैंक होते हैं, है ना, ब्लड बैंक होते हैं, वहां से आप और वो हर बड़े हॉस्पिटल में होते हैं, तो वहां से आप जाके और ब्लड ले सकते हैं। क्या मैं ऐसा रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, तुम अभी छोटे हो। 18 वर्ष के होने से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उन्हें 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है और ये प्रायः समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि इसमें से कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए बोला, जो कि बिल्कुल सही है। फिर तो बड़ा, लेकिन अगर आप रक्तदान करने जा रहे हो तो आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए और ऐसा ना हो कि आप खुद अनेमिक हो। ठीक है, आपके सच में ब्लड कम हो और आप ब्लड डोनेट करने जाओ, तब आपको नहीं जाना है। पहले आप अपने ब्लड का लेवल चेक कराइए कि आपका ब्लड कितना है और तभी आप ब्लड डोनेट करेंगे। फिर तो बड़ा होने पर नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, शाबाश अनिल, और अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। और ये निबंध लिखा है यतीश अग्रवाल जी ने। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आप लोगों को अगली क्लास में मिल जाएगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। ये चैप्टर में ब्लड बैंक, फिर से ब्लड ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लड बैंक कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है, वाइट ब्लड सेल क्या एक्ट करता है, ब्लड को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपसे 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझसे पढ़वाते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये चैप्टर कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।